ऑल राइट। अगर आप एक गेट कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट थे, आपका पेपर अभी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप गेट डेटा साइंस एआई के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि गेट डेटा साइंस एआई भी एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, आईआईटी में एंटर करने का, आपके टॉप 7 फेवरेट आईआईटी में एंटर करने का। तो मैं चाहता हूं कि इसके लिए हम अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो ये वीडियो वो डिटेल आपको कवर करेगा जो आपको पता होना चाहिए गेट डीए एग्जाम से पहले। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारे टाइम पे दो पेपर नहीं होते थे। मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन नहीं लिया था, सेकंड अटेम्प्ट के बाद लिया था। और मैंने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी गेट एग्जाम के दिन से ही शुरू कर दी थी। मैं रिजल्ट तक भी वेट नहीं किया था। आपका तो एक तरह से सेकंड अटेम्प्ट कुछ दिनों के बाद ही है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमें गेट डीए की तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि कुछ चीजें आपके कंप्यूटर साइंस में से आपको एज इट इज यहाँ पे हेल्पफुल रहेगी। वो क्या है? जैसे एप्टीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड का सिलेबस सारी ब्रांचेस के लिए सेम होता है। एप्टीट्यूड आपका यहाँ पे हेल्प करेगा, 15 मार्क्स आपके लिए यहाँ पे हेल्प करेंगे। डीबीएमएस, देखो डीबीएमएस में गेट डी के सिलेबस में डेटा वेयरहाउसिंग एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपको दिखाई देगा, और उसमें कितने ही क्वेश्चंस आएंगे। उस टॉपिक के लिए वरी नहीं करते हैं, उस एक क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे। बाकी आपके डीबीएमएस का सिलेबस कंप्यूटर साइंस में का एज इट इज आपको यहाँ पे हेल्पफुल है। उसमें सिर्फ डेटा ट्रांजैक्शन कॉन्करेंसी टॉपिक आपको वरी नहीं करना है, बाकी सब कुछ डीबीएमएस में से एज इट इज आपको डीए में हेल्प करेगा। एप्टीट्यूड हेल्प करेगा, समझ में आ रहा है, डीबीएमएस हेल्प करेगा, समझ में आ रहा है। आपका कंप्यूटर साइंस में से डेटा स्ट्रक्चर्स एंड अल्गोरिदम आपको डेटा साइंस में हेल्प करेंगे। ठीक है, पाइथन के लिए वरी नहीं करते हैं। अब मैं बताता हूं वो बाकी का पार्ट, मैथमेटिक्स, मशीन लर्निंग, एआई, इसमें से हम क्या क्या कर सकते हैं और इसे प्रिपरेशन करने का तरीका क्या है। वो बताने से पहले मैं बताना चाहूंगा, आपका गेट एग्जामिनर जब से एमएसक्यूज उन्होंने पूछना स्टार्ट किया है, बहुत ज्यादा फोकस वो एमएसक्यूज पे रखते हैं। और एमएसक्यूज आने से पेपर लेंदी नहीं बन जाता। देखो, एक तरह से चारों ऑप्शंस सही है कि गलत है हमें चेक करने हैं। तो सही है गलत है बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो आप जनरलाइज्ड प्रूफ करने के लिए जा रहे हो कि ये स्टेटमेंट सही है, जनरलाइज्ड, तो वो डेफिनेटली टाइम टेकिंग होगा, वो बहुत ज्यादा लेंदी होगा। पर जैसे लास्ट टाइम गेट डेटा साइंस एआई में लीनियर अलजेब्रा में बहुत अच्छे अच्छे एमएसक्यूज थे, मतलब अच्छे नंबर में एमएसक्यूज थे। पर जीरो मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लिख के आप आसानी से ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते थे। जब भी आपके पास एमएसक्यू आता है, तो आपको क्या करना होता है? फॉलो एलिमिनेशन मेथड फॉलो करना होता है। अभी भी जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपके इतने दिनों में, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, पूरा सेटिस्फाई करने की कोशिश मत करिए। ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, भले वो एमसीक्यू हो या फिर एमएसक्यू हो, क्योंकि ये सेम तरीका आपको हेल्प करेगा। जैसे लीनियर अलजेब्रा में जीरो मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत सारे कंडीशन सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया गया होगा ना, देखना है जीरो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है क्या, तो उसके हिसाब से देखिए कौन से ऑप्शंस गलत हो सकते हैं, तो वो एलिमिनेट हो गए, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। एमएसक्यू सॉल्व करने का तरीका क्या है? एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को ही पता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है सारे स्टेटमेंट्स जनरलाइज्ड प्रूफ करने का। वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप तुरंत ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाओगे कुछ काउंटर एग्जांपल्स लेके। ठीक है, ओके। अब मैथ्स आपको प्रिपेयर करना है, उसको प्रिपेयर करने का एक तरीका बताता हूं। और एआई के सिलेबस पे आपको फोकस करना है। आपके डिस्क्रीट मैथ्स का जो लॉजिक पार्ट है, वो आपको एआई में हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फिर आपका एआई में लॉजिक आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, सिर्फ सर्च आपको पढ़ना पड़ेगा, बेशन नेटवर्क आपको पढ़ना पड़ेगा। सर्च में भी डाइस्ट्रा एल्गोरिदम जो आपके डीएसए में है, ठीक है, वो आपको एक तरह से आपके सारे सर्च एल्गोरिदम्स समझने में हेल्प करेगा, क्योंकि ज्यादा मॉडिफिकेशंस है नहीं। ठीक है, सर्च एल्गोरिदम्स में कौन से एल्गोरिदम्स आपको प्रायोरिटी पे रखना है? बीएफएस, डीएफएस, यूसीएस, ए स्टार,
ठीक है। और मिन मैक्स सर्च एल्गोरिदम, ये आपके गेट एग्जामिनर के फेवरेट है, इसे हमें अच्छे से पढ़ना है। और बेशन नेटवर्क तो बहुत आसान हो जाएगा जब आप एक बार प्रोबेबिलिटी में जॉइंट पीएमएफ, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझ लोगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थोड़ा अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, तो एआई का सिलेबस आप आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। तो उसके लिए मैं अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं ज्यादा डिस्कशन मैथमेटिक्स पे करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका एग्जामिनर उन टॉपिक्स पे फोकस करता है आपके मैथमेटिक्स में जो मशीन लर्निंग में या फिर एआई में यूजफुल होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके मैथमेटिक्स में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड कर दिया है तो मतलब वो एक एग्जामिनर का फेवरेट है तभी ऐड किया, नहीं। आपको समझना होगा जो मशीन लर्निंग एआई में यूजफुल टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स में से, उस पे वो फोकस करेगा। ठीक है, तो मैं लीनियर अलजेब्रा से शुरू करता हूं। आपको सबसे पहले वेक्टर स्पेस का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, वेक्टर स्पेस क्यों? क्योंकि वेक्टर स्पेस हमें पूरा लीनियर अलजेब्रा विजुअलाइज करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, वेक्टर स्पेस का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वेक्टर स्पेस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है वेक्टर स्पेस का, एक वेक्टर स्पेस का बेसिस कैसे लिखते हैं, एक वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कैसे लिखते हैं, इसका अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हेल्प करेगा। एक मैट्रिक्स में भी कॉलम्स होते हैं, राइट? उन कॉलम्स को यूज करके आप एक स्पेस बना सकते हो, जैसे वेक्टर स्पेस बोल सकते हो या फिर कॉलम स्पेस बोल सकते हो। ठीक है, फिर उस कॉलम स्पेस के लिए मतलब स्पैन करने के लिए उस मैट्रिक्स में के मिनिमम कितने कॉलम्स आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉलम्स हो सकता है कि डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हमें चूज करना पड़ता है मैट्रिक्स में से, वो बन जाते हैं बेसिस ऑफ दैट कॉलम स्पेस। ठीक है, फिर आपने कितने वेक्टर्स बेसिस में रखे थे, वो बन जाता है रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो ये बहुत गेट डीए पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूं, वेक्टर स्पेस, बेसिस, डायमेंशन का एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। दूसरा चीज, लीनियर सिस्टम सॉल्व करने का जो तरीका है आपको सिर्फ रो रेड्यूस एक्लॉन फॉर्म के थ्रू आता होगा, पर आपको ये समझना होगा कि वेक्टर स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसका। मतलब सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब बी वेक्टर कॉलम स्पेस ऑफ ए के अंदर लाई करता है। जब बी वेक्टर कॉलम स्पेस ऑफ ए के अंदर है ही नहीं, तब नो सॉल्यूशन है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करेगा। ठीक है, तो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए। गेट एग्जामिनर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, पजल टाइप क्वेश्चन नहीं पूछता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक करने की कोशिश करता है। तो लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने का एक वेक्टर स्पेस का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स कैसे होते हैं, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको आने चाहिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, जब एक वेक्टर को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। डायगनलाइजेशन, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं डायगनलाइजेशन ऑफ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, वैसे सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए। अभी मैं सिर्फ मिनिमम चीजें बता रहा हूं क्योंकि अभी ज्यादा दिन है नहीं कि मैं और ज्यादा चीजें बता सकूं, तो ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो आप स्किप नहीं कर सकते, ये अच्छे से आना चाहिए। दूसरा चीज, अभी प्रोबेबिलिटी में जाता हूं तुरंत। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, कंडीशनली इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, आना चाहिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम आना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ आपका बेशन नेटवर्क में भी यूज होगा, नेव बेस में भी यूज होगा, एलडीए में भी यूज होगा। समझ रहे हो? आपको जॉइंट पीएमएफ का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ये भी आपके बेशन नेटवर्क में यूज होगा। क्योंकि एक बार आपको एक रैंडम वेरिएबल्स के लिए जॉइंट पीएमएफ दे दिया, फिर उन रैंडम वेरिएबल्स के रिलेटेड कोई भी प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ठीक है, तो जॉइंट पीएमएफ कंप्लीटली डिस्क्राइब कर देता है। ठीक है, मार्जिनल पीएमएफ कैसे निकालते हैं जॉइंट पीएमएफ में से, ये भी एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, लीनियरिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन आपके गेट एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल आपके गेट एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। टोटल एक्सपेक्टेशन थियरम, ये भी आपके पास एक अच्छा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जॉइंट पीडीएफ में से आप मार्जिनल पीडीएफ कैसे निकालते हैं,
ये एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का एक अच्छा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एक अच्छा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। इतना आपका गेट एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन अब तक रखते आया है। हो सकता है कि एक दो टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आ जाए, दूसरे भी, पर मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स पे आपको दिखाई देंगे। अब मैं बात करता हूं कैलकुलस में। कैलकुलस इज ऑल अबाउट लिमिट्स एक्चुअली। हमें लगता होगा कि डिफरेंशिएशन है, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन है, तो इट इज ऑल अबाउट लिमिट्स। तो लिमिट्स पे आपको बहुत ही अच्छा ध्यान देना है, ठीक है। लिमिट्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होता है, मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्या आप हमेशा ग्लोबल मैक्सिमा निकाल सकते हो, ग्लोबल मिनिमा निकाल सकते हो, तो वो कॉन्सेप्ट आप ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के रेस्पेक्ट में जानोगे, ठीक है। बाकी जब स्लोप ग्रेटर देन जीरो होता है एक इंटरवल में, तो वहां पे फंक्शन कैसे इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होता है, उसका मतलब क्या है, स्लोप इंक्रीजिंग है अब उस इंटरवल में, ठीक है। तो ये कॉनकेव अब कॉनकेव डाउन का कॉन्सेप्ट है। तो कैलकुलस में इन चीजों पे फोकस होगा। बाकी अगर आप मैथ्स कर लोगे, उसके तुरंत बाद आप सर्च और बेशन नेटवर्क कंप्लीट करिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतना चीज आप डेफिनेटली कर पाओगे अगर आप गेट डेटा साइंस एआई का तैयारी भी करना चाहते हो तो, ठीक है। इसमें बस प्रैक्टिस की जरूरत होगी, ये टॉपिक्स को थोड़ा ब्रश अप करने की जरूरत होगी, देखने की जरूरत होगी, ये हो जाएगा। बाकी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग मशीन लर्निंग का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मशीन लर्निंग वैसे मुझे नहीं पता कि आप कितना कर पाओगे नहीं कर पाओगे, पर मैं बता के रखता हूँ। लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ओवरफिटिंग अंडरफिटिंग, रिज रिग्रेशन, नेव बेस, एलडीए, सपोर्ट वेक्टर मशीन, न्यूरल नेटवर्क, कंप्लीट अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स, क्लस्टरिंग, पीसीए, तो आपको आना चाहिए। गेट एग्जामिनर्स के फेवरेट टॉपिक्स हैं। तो मैंने अपने तरफ से आपको बता दिया है, जिन चीजों पे आपको फोकस करना है। बाकी इसका सोर्स बताने जैसा है नहीं, क्योंकि मैं स्टैंडर्ड सोर्स बताऊंगा, उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट होगा। कोई फ्री यूट्यूब का कोई ऐसे प्लेलिस्ट बता दूंगा, उसमें उस लेवल का कंटेंट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको जहां से मन करे वो आप प्रिपरेशन करिए, ठीक है। मैं सोर्स बताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वीडियो में गेट डीए के लिए नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। तो बाकी ये टॉपिक्स हैं जो आपको गेट डीए में 60+ मार्क्स निकालने के लिए हेल्प कर सकते हैं। 60+ मार्क्स पे दोनों साल में टॉप 7 आईआईटी मिला है, 60+ मार्क्स में। तो पेपर से पहले मॉक टेस्ट नहीं दोगे अभी तो भी चलेगा, पर इन टॉपिक्स को स्ट्रेंथ बनाइए, क्योंकि गेट एग्जामिनर गेट डीए में बहुत ही पजल टाइप नहीं पूछता, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट टेस्ट करने की कोशिश करता है। कॉन्सेप्ट एज इट इज आप देख सकते हो क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट एज इट इज आप देख सकते हो क्वेश्चन में। सेंट्रल लिमिट थ्योरम एज इट इज पूछ लिया, मतलब हर चीज एज इट इज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट अगर नहीं दोगे तो भी चलेगा, कंप्यूटर साइंस के इतने सारे मॉक टेस्ट दिए हैं आपने। बस ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स का डेप्थ टच करने की कोशिश करिए। ओके, तो इतना ही था इस वीडियो में। मैं बाकी ऑल द बेस्ट आपको विश करूंगा। बाकी अगर आप कंप्यूटर साइंस में बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन रखे हो, आप मॉक टेस्ट में भी 50-50 निकाल रहे थे, किसी तो रीजन से डीए कंप्यूटर साइंस खराब हो गया है, डीए के लिए मेरी हेल्प चाहते हो, ठीक है, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको ऐसी हेल्प कर दूंगा। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।